नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। आपने देखिए 50 से ज्यादा लोगों ने आंसर्स लिख दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रयास भी किया है। कुछ पहली बार लिख रहे हैं और कुछ पहले से काफी अनुभवी लोग भी हैं जो साथ में लिख रहे हैं। तो उनसे भी जो नए हैं वो सीखने की कोशिश करो कि भाई कौन से पॉइंट्स हैं जो हमसे छूट रहे हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं, और जो पुराने हैं वो अपने आप को और रिफाइन करेंगे धीरे धीरे। चलिए फिर पीछे हमने क्या किया था, गणराज्य के स्तर तक हमने चीजें समझ ली थी और यह भी देखा था कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें एक क्वेश्चन आपका आया था हड़प्पा स्थलों से, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखने थे। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो बौद्ध धर्म से। पिछले वीडियो में बताया था कि अगला जो प्रश्न है वह अगली जब क्लास करेंगे तो वहां से हमें कवर हो जाएगा यह क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह 12 नंबर में प्रश्न हमारे पास आया था कि बौद्ध धर्म का उदय और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर हमें लिखना था। लास्ट ईयर का अगर आपने मेंस का पेपर देखा होगा, हालांकि शुरुआत में ही आपको देखो बता दिया गया था। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और सबसे पहले देखेंगे, यदि बौद्ध धर्म के उदय और इसमें यूपी सेंट्रिक लिखने को आ जाता है तो आपको क्या करना है। एक तो पेपर 1 में आप चीजें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हमें कोशिश करना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए और उन्हें एक क्रमानुसार ही शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित हो और जिसमें यूपी जरूर आपका जहाँ कनेक्ट हो, है ना। तो उस संदर्भ में हम देखेंगे पहले बुद्ध के जन्म से ही शुरू कर देते हैं भाई, बीच से उठा करके कहीं शुरू करेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहाँ भाई कोई एक रेल बन नहीं रही है, तो क्रमानुसार ही चीजें लगानी चाहिए। जैसे बुद्ध के जन्म से जब हम शुरू करेंगे तो बताएंगे हमने जो गणराज्य देखे थे 10 में से जो 7 गणराज्य थे वो उत्तर प्रदेश में आते थे। उन 7 गणराज्यों में से 7 गणराज्य भी देखा था, एक हमने एक कोयली गणराज्य देखा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लास्ट वीडियो देख लेना जाकर के। तो 7 के गणराज्य जब जानोगे तो शाक्यों में ही आपका किसका जन्म होता है, गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में होता है और गौतम बुद्ध की ही धर्मपत्नी रही माता यशोदा, इनका जन्म कोयली गणराज्य में होता है। वहां पढ़ा था ना, जब शाक्य और कोयली की आपस में बनती नहीं है तो इन दोनों की जब से शादी हो जाती है भगवान बुद्ध की और यशोधरा की, उसके बाद से दोनों गणराज्यों में भी बढ़िया से पढ़ने लगती है ना। तो आगे बढ़े तो पहला देखो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो दो प्रमुख गणराज्य हमें नजर आ रहे हैं, एक तो जन्म को लेकर के, एक तो उनकी धर्मपत्नी के जन्म को लेकर के। दूसरा देखो श्रावस्ती है। श्रावस्ती बहुत अधिक चर्चा में रहता है, क्यों समझिए। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट क्या दिया हुआ है, वर्षावास का प्रारंभ। देखो भगवान बुद्ध के द्वारा यह बुद्ध धर्म में यह डिसाइड हुआ था कि एक साल में जो 12 महीने होते हैं उसमें से 4 महीने जो रहेंगे, जो वर्षा ऋतु के महीने रहते हैं, यहाँ पर लोग जो प्रमुख स्थल रहा करेंगे तो उन स्थलों पर रुक करके यह बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु क्या करेंगे, यह वहां पर अपने अनुयायी बनाएंगे या अपना उपदेश देंगे, शिक्षा देंगे, यह कार्य करेंगे। बाकी बचे हुए 8 महीने में वह प्रचार प्रसार का काम करेंगे। क्लियर बात है। तो जो रुकते थे वर्षा ऋतु में, वर्षा आवास उसी को बोलते थे, वर्षावास। क्लियर बात है। तो वर्षावास का अगर प्रारंभ पूछा जाए कहां से हुआ, श्रावस्ती से हुआ। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो श्रावस्ती है इसे भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता है भाई, क्योंकि इसे आप समझ सकते हो कि वर्षावास जो है, कैसे आप बताओगे भाई प्रिय नगरी है। तो दो उसके रीजन में बताता हूँ। पहला देखो, वर्षावास जो सर्वाधिक मात्रा में किया जाएगा भगवान बुद्ध के द्वारा, वह भी इनकी प्रिय नगरी ही रहेगी, श्रावस्ती में ही। दूसरा, अगर सर्वाधिक उपदेश कोई पूछेगा कहाँ दिए जाएंगे, तो भाई जहां सबसे ज्यादा रुकेंगे वहीं सबसे ज्यादा उपदेश दिए जाएंगे। तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो श्रावस्ती भी यहाँ पर आपका देखो प्रीलिम्स के स्तर पर भी आपसे प्रश्न बनाया जाता है। फिर यहाँ एक रोचक कहानी है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल आप जानते हैं डाकू हुआ करता था उस क्षेत्र का। यह लोगों की उंगली काट करके माले पहनता था, ठीक है, माला पहना करता था। तो आतंक था भाई इसका उस क्षेत्र में। तो भगवान बुद्ध जी जाते हैं और वहां पर रुकते हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई इस डाकू का आतंक है। तो ये जंगल जाते हैं, वहां पर मिलते हैं तो अंगुलीमाल को फिर ये उपदेश देते हैं। उसकी एक कहानी है कि बोलेंगे जाओ भाई पत्ते तोड़ कर लाओ, और पत्ते तोड़ कर लाता है, फिर बोलेंगे दोबारा जोड़ कर दिखाओ। बोले अच्छा नहीं जोड़ पाएगा। बोले कैसे जोड़ देंगे। बोले जब तुम दो जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने की कोशिश क्यों करते हो। तो ये कुछ कहानियां हैं, हालांकि ये कहानी इतनी नहीं होती है, लेकिन श्रावस्ती ही जगह है जहां पर वह अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाते हैं। आगे बढ़े तो 2 राज्य और हमने पीछे पढ़ रखे हैं, मल्ल और 2 यानी कि मल्ल ही हैं। एक पावा के मल्ल है, दूसरा कुशीनगर के मल्ल है। वहां हमने जाना था ना कि पावा के मल्लों के पास से भगवान बुद्ध क्या करेंगे, अंतिम भोजन ग्रहण करते हैं। कैसे भाई, यहीं पर भोजन ग्रहण करेंगे और फिर भोजन ग्रहण करके कहाँ जाते हैं, यह कुशीनगर के मल्लों के पास जाते हैं और कुशीनगर के मल्ल में ही अपना शरीर त्याग देंगे। वहीं बुद्ध को, भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर होती है, तो मल्ल, वो भी कुशीनगर के मल्लों के पास में। क्लियर बात है। और यह भी दोनों गणराज्य कहाँ है, बोले उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर यहाँ 4 स्तूप
यहाँ दिया हुआ है। जैसे आप बताओ, वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए पेपर 1 में अगर स्तूपों के बारे में लिखना होगा बुद्ध धर्म से, या जैसे कैसे, यहाँ समझो, मल्लों के यहाँ पर जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया तो वहां पर उनके जो शरीर के अवशेष थे, शरीर के अवशेषों को लेकर के 8 जगह पर स्तूप बना दिए गए, और जहां जहां पर इनके स्तूप रखे गए हैं और स्तूप रखे गए हैं तो वो पवित्र स्थान हो गया बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। तो ऐसे स्थल हैं आपके 8। उन 8 स्थलों में से 4 स्तूप कहां पर हैं? तो 4 स्तूप हैं आपके उत्तर प्रदेश में, यहाँ जानिएगा। और एक जो अंगार स्तूप क्या दिया हुआ है, देखो भगवान बुद्ध की जहां पर चिता थी, चिता से अंगारे उठा करके और एक जगह रख दिए गए, तो वह अंगार स्तूप है। और ये कहाँ है? मोरी में। यही मोरी है ना जहां से आपका क्या है, जहां से आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है। एक सेकंड रुक जाना, बैटरी लो हो गई है। एक सेकंड। हाँ, तो मोरी कहां पर थे? मोरी पर थे, है ना। तो मोरी से आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है, या तो हम देख चुके हैं। अब बात आती है कि 4 स्तूप कौन से हैं। देखो 4 स्तूप में सबसे पहला है रामभर। तो रामभर स्तूप किसके द्वारा? मल्लों के द्वारा, वो भी कुशीनगर के मल्ल के द्वारा। दूसरे देखो पावा के जो मल्ल हुए उनके द्वारा पावा स्तूप दिखाई देगा। तीसरा रामग्राम स्तूप है, तो यह कोली, और कोली से ही आपका पता है भाई, कोली से कौन था? कोली से आपके कोली से आपकी यशोधरा, माता यशोधरा आपकी आती हैं कोली से। दूसरा शाक्य, तो शाक्य से आपके गौतम बुद्ध ही आते हैं। तो चौथा स्तूप याद करना आपके लिए क्या कठिन है? ये चारों स्तूप याद करने। तो चारों स्तूप आपके लिए बेहद आसान है याद करना। पहला रामभर स्तूप है, दूसरा पावा, तीसरा रामग्राम, और चौथा है आपका कपिल वस्तु, ठीक है, या पिपरवा स्तूप बोलते हैं। तो यहाँ कठिन इसलिए नहीं है, प्रीलिम्स के स्तर पर भी देखो आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस की इसलिए बोला जाता है, कोई अलग अलग तैयारी नहीं होती है। अब तो यूपी स्पेशल भी शामिल हो गया है, तो प्रीलिम्स के स्तर पर भी क्वेश्चंस बढ़ने की संभावना यहाँ से हो सकती है। फिर आगे आ जाता है 4 महास्थान। देखो भगवान बुद्ध से संबंधित ही आपके जो प्रमुख स्थान है उन्हें महास्थान की संज्ञा दी गई है। अब इन्हें आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर शामिल करना है तो आप बताओगे, पहले जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे हमारे पास 8 स्थान है जिन्हें अष्ट महास्थान बोला जाता है। अष्ट महास्थान में से क्या उत्तर प्रदेश में है कोई? बोले हाँ बिल्कुल है। 4 जो स्थल हैं वह उत्तर प्रदेश में हैं, जिन्हें 4 महास्थान है जो उत्तर प्रदेश में हमारे मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? पहला सारनाथ है, दूसरा कुशीनगर है, तीसरा संकिसा है, संकिसा जो वर्तमान में फर्रुखाबाद जिले में मौजूद है, चौथा भाई श्रावस्ती है। तो देखो यार, अब अगर इस पर उत्तर लिखने को आ जाएगा तो आप बढ़िया एक इंट्रो बताओगे पहले बौद्ध धर्म के बारे में, फिर आप मेन बॉडी में जैसे कंट्रीब्यूशन को लेकर के अगर आपसे उत्तर आता है लिखने को, तो एक देखो क्रम में आपको चीजें बताई गई हैं बौद्ध धर्म के जन्म से लेकर के आगे कैसे उपदेश के स्तर पर, आगे निर्वाण के स्तर पर कौन कौन से घटना स्थल हैं जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। केवल यहाँ की पॉइंट्स में आपको वही चीजें दी गई हैं जिन्हें आपको अपने उत्तर में शामिल करना है, लेकिन भाषा अपनी रखनी है भाई, है ना। कुछ चीजें होंगी जो आपने नोट्स से बना रखी होंगी, तो वैसे क्या है, आपको कुछ नहीं मिल जाए यहाँ से तो अपडेट कर लेना अपने नोट्स को। अपडेट करने के साथ में अपने उत्तर को अपनी भाषा में ही लिखना, ठीक है भाई। तो आगे बढ़े फिर। अब अगर उत्तर दिया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा सॉरी लिखने के लिए, तो बढ़िया लिख लोगे ना आप। तो अब आते हैं जैन धर्म पर। देखो जैन धर्म के बारे में जब पिछली बार पूछ लिया बौद्ध धर्म से, तो बिल्कुल इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि जैन धर्म से अगर पूछ लिया तो भाई। और हम यह तो जानते हैं ना कि जैन धर्म भले ही तुलनात्मक रूप से उतना लोकप्रिय नहीं था जितना बौद्ध धर्म था। एक तो रीजन था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी का स्तर आपको बौद्ध धर्म में दिखाई देगा वो जैन धर्म में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा क्या था, यहाँ के जो राजाओं का संरक्षण था, जो शासक वर्ग था, उसने बौद्ध धर्म को जब संरक्षण ज्यादा दे रखा था, तो स्वाभाविक सी बात है जिसे संरक्षण ज्यादा मिलेगा वो फलेगा फूलेगा ज्यादा, क्लियर बात है। तो इसी आधार पर बौद्ध धर्म ज्यादा दिखाई देगा, विस्तृत रूप से दिखाई देता है। लेकिन फिर भी जैन धर्म के बारे में आ जाए और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चीजें अगर जाननी हो आपको, तो पहले आप बताओ जैन धर्म के बारे में क्या जानते हो। तो हमें यह पता है भाई 24 तीर्थंकर हुए। अब 24 तीर्थंकर हुए, यह तो हो गया पेपर 1 का, आपको अगर लिखना होगा तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आपको जितना भी जानते हो वो लिख दोगे। लेकिन अगर यूपी के बारे में आप लिखने जा रहे हो, पेपर 5 में अगर आपको लिखना पड़ रहा है, तो क्या करोगे, तो उन तीर्थंकरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिनका संबंध कहां से है, उत्तर प्रदेश से है। तो उसमें हमें पहले दिखाई दिए, हमें पहले ही तीर्थंकर हैं जो ऋषभ देव, वह उत्तर प्रदेश से हैं और इनका जन्म अयोध्या में होता है। तो आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा 5 आपके तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनका जन्म कहां पर हो रहा है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पहले देखो ऋषभ देव हैं और दूसरे अजीतनाथ हैं, इनका भी जन्म अयोध्या में हो रहा है। इसके बाद हमारे 6वें जो तीर्थंकर रहेंगे पद्म प्रभु, इनका भी जन्म आपका उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में हुआ है, क्लियर बात है।
और फिर 22वें और 23वें तीर्थंकर। तो अरिष्टनेमी जो है 22वें तीर्थंकर हैं जिनका जन्म आगरा में हुआ है, और पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर हैं जिनका जन्म काशी में हुआ है। तो यही 5 हमारे तीर्थंकर हैं जिनका जन्म कहाँ हो रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से, पहले, दूसरे, फिर छठवें और फिर 22वें 23वें। 2 तो पास पास के हैं, बीच में एक छठवें आपको पदम प्रभु याद रखना है जो कौशाम्बी में जिनका जन्म हुआ है। आप जब भी अपना आंसर लिखोगे ना तो बीच में एक इसका ग्राफ भी बना दोगे ना, जैन धर्म के बारे में लिखने को आएगा तो आपको आंसर अच्छा भी हो जाएगा और दूसरा आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। क्लियर बात है। फिर आएंगे हम भाई 24वें तीर्थंकर के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। देखो महावीर स्वामी जी का जन्म भले ही नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ काम कंट्रीब्यूट किया जरूर है। कैसे भाई, जो वर्षावास के बारे में पढ़ा ना, तो महावीर स्वामी के द्वारा ब्रज भूमि और श्रावस्ती में यहाँ वर्षावास किया गया है। क्लियर बात है, तो यह आपको शामिल करना है। दूसरा बताओ, जो कुशीनगर के मल्ल थे यहाँ पर भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है। वहीं जो पावा के मल्ल थे जहां भगवान बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था, तो वहां पीछे भी पढ़ा हमने कि जैन जो तीर्थंकर अंतिम 24वें हुए महावीर स्वामी, इनको निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई, इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है पावा में। ठीक है, पावा के मल्लों के पास में इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्लियर बात है, समझ में आ गया। और दोनों ही धर्म बौद्ध और जैन जो है पैरेलल में चल रहे थे, इसीलिए दोनों का अध्ययन हमने साथ में कर लिया। फिर जब हम मौर्योत्तर काल पर जाएंगे तो कुषाण काल के बारे में समझेंगे। और कुषाणों में मथुरा जो था आपका, वर्तमान जो मथुरा सिटी है, तो मथुरा जो क्षेत्र था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन चुका था। क्लियर बात है। तो चलो फिर इतनी चीजें हमें जैन धर्म के बारे में जब भी लिखनी होंगी तो यूपी की यह चीजें हम शामिल जरूर करेंगे। और भी कुछ प्रमुख स्थल हैं जैसे काशी, हस्तिनापुर, महोबा वगैरह हो गया, यह भी जैन धर्म के या जैन स्थल प्रमुख थे उस समय के। क्लियर बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम मौर्य काल पर चलते हैं भाई। मौर्य काल, बौद्ध धर्म देख लिया, जैन देख लिया, महाजनपद हमने पीछे पढ़ लिए थे। महाजनपदों में भी जाना था ना भाई। 16 में से 8 महाजनपद कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में ही थे। और 16 महाजनपदों में से आगे जो प्रमुख रूप से एक अकेला महाजनपद उभर कर आएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में, वो कौन था, वो मगध महाजनपद था। और वहीं पर आपका मौर्य काल दिखाई देगा, मौर्य वंश दिखाई देगा। और मौर्य में भी हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना है कि भाई वैसे तो इसका जो क्षेत्र था, शासन करने का जो क्षेत्र था, वो कहाँ था, वो तो बिहार का क्षेत्र था। तो हमें तो यूपी के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। तो अब बताओ भाई, यूपी के जो स्थल होंगे, इससे संबंधित घटनाएं होंगी, वह हमें अपने उत्तर में डालनी होंगी यदि मौर्य काल और उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना। तो उस संदर्भ में एक एक करके शासक संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश की घटनाएं होंगी वह हम जान लेंगे इसमें, और वही की पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं कि यह मौर्य गणराज्य में इनका जन्म होता है। तो पहली घटना यह जानी, और मौर्य गणराज्य हमारा उत्तर प्रदेश में है। क्लियर बात। और फिर हम सौगौरा ताम्रलेख पढ़ते हैं ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अब इसको हमें कैसे अपने उत्तर में शामिल करना है, जब मेंस में लिखेंगे तो सौगौरा जो ताम्रलेख है, इनका संबंध देखो किससे, शासक से है, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने किस बारे में जानकारी दी है, तो उसके शासन काल में ही अकाल पड़ता है, और अकाल के दौरान जो राहत दी जाती है, इसकी जानकारी ही हमें सौगौरा अभिलेख में मिलती है। और यह वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में है भाई, गोरखपुर में यह मौजूद है। कौन सा, सौगौरा ताम्रलेख। क्लियर बात है। फिर आगे बढ़े तो आगे बिंदुसार आता है। तो बिंदुसार के समय काफी स्थायित्व रहता है। और फिर जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी हमें अशोक के समय से मिलती है। अब अशोक के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है बताओ भाई। अशोक जब आप पढ़ते हो, वहां पेपर 1 में भी पढ़ते हो, तो आप जानते हो इसके समय प्रमुख रूप से जो सर्वाधिक आपको स्थापत्य के संदर्भ में अभिलेख, शिलालेख, है ना, या स्तंभ लेख या लघु शिलालेख, इनका विकास सर्वाधिक दिखाई देता है। चलो इसको हम यूपी से जोड़कर इसमें समझ लेते हैं। देखो 14 जो थे प्रमुख वृहद शिलालेख, वृहद शिला, शिला मतलब होता है पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थरों पर जो लेख लिखे गए उन्हें वृहद शिलालेख बोला गया। तो ऐसे 14 वृहद शिलालेख हुए। उसमें से आपको बता दें एक भी वृहद शिलालेख उत्तर प्रदेश में नहीं है। पहली जानकारी ये हुई। तो भैया यहाँ कुछ भी लिखने के लिए हमारे पास स्कोप नहीं बचा उत्तर प्रदेश के बारे में। दूसरा फिर आते हैं भाई किस पर, लघु शिलालेख पर। तो लघु मतलब छोटा शिला होगा, उस पर जो लिखे गए लेख होंगे। तो जो लघु शिलालेख है उसमें बताना है आपको केवल एक ही लघु शिलालेख है जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। यहाँ देखो दिया हुआ है, एकमात्र लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा, वो भी अहरौरा। अहरौरा गांव है मिर्जापुर में, वहीं पर यह लघु शिलालेख मिलता है। तो हमने दूसरा देखा, अशोक के द्वारा जो लघु शिलालेख थे उसमें एकमात्र है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। फिर आते हैं भाई स्तंभ लेख पर, है ना, जो स्तंभ बनाया जाता था, फिर स्तंभों पर लेख लिखा जाता था। तो उन स्तंभों में कुछ वृहद स्तंभ लेख हुए, कुछ लघु स्तंभ लेख हुए। तो चलो उनके बारे में देख लेते हैं। 2 प्रमुख वृहद स्तंभ लेख हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। पहला जो खोजा गया दिल्ली मेरठ अभिलेख, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख पहला खोजा गया स्तंभ लेख है, और यह हमारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली मेरठ, मेरठ कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर बात है। दूसरा रानी का अभिलेख। देखो रानी का अभिलेख के बारे में आप जानते हो,
रानी जो अशोक की रानी थी उनकी चर्चा इस अभिलेख में मिलती है ना। कारूबाकी नाम होता है, आप जानते होंगे। यह प्रयागराज में स्थित है वर्तमान समय में। तो प्रयागराज में, हालांकि आप जानते हैं यह कि प्रयागराज में यह वर्तमान में है, और था कहां पर, यह कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से प्रयागराज किसके द्वारा लाया गया था? अकबर के द्वारा लाया गया था। ये सब पढ़ते हो ना आप। तो रानी का अभिलेख जो है यह बृहद स्तंभ लेख है। तो स्तंभ पर जो लेख लिखा गया, और इसका संबंध किससे भाई? उत्तर प्रदेश से है। फिर सारनाथ स्तंभ। अब वर्तमान जो राजकीय चिन्ह है हमारा, कहां से लिया गया है भाई? चक्र वगैरह कहां से है? यह सारनाथ स्तंभ लेख से ही लिया गया है। तो यह कुछ प्रमुख स्तंभ लेख हैं जो अशोक के उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो इन्हें अपने उत्तर में डालोगे ना, और नहीं डालोगे तब तक यूपी स्पेसिफिक आपका आंसर कैसे बनेगा भाई? तब तक तो फिर यही लगेगा पेपर 1 और पेपर 5 के आंसर में कैसे आप अलग अलग दोनों को कर पाओगे। क्लियर बात है। अब आते हैं स्तंभों के बारे में। जब लिखोगे इसके बाद ही तुरंत आपको फ्लो नहीं तोड़ना है, और बताना है कि जो स्तंभ हैं, इन स्तंभों का जो निर्माण किया जाता था, निर्माण के लिए चाहिए क्या? निर्माण के लिए चाहिए बलुआ पत्थर। अब बलुआ पत्थर हमें कहां से मिलेगा? बलुआ पत्थर मिलेगा हमें चुनार की खानों से। बोले ठीक है, तो चुनार की खानें वो उस समय कहां पर मौजूद थी? बोले मिर्जापुर में मौजूद थी। तो यह जो आसपास जो स्तंभों का विकास हो रहा है, यह मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्रों में ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि मिर्जापुर से हमें मिलता था रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल के रूप में हमें मिलता था बलुआ पत्थर, क्योंकि वहां पर थी चुनार खाने। तो यहां भी देखो मिर्जापुर हमें उत्तर प्रदेश का प्रसंग मिल गया, और इसे जोड़ना है यहाँ तुरंत स्तंभ निर्माण से, यह भी शामिल करना है। फिर बात आती है स्तूपों की। स्तूपों के बारे में हम बौद्ध धर्म में जान चुके हैं, और चूंकि यहाँ पर भी मौर्य काल में भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था, और माना जाता है, ऐसा बौद्ध ग्रंथ में कहा जाता है कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है भाई। अब उसमें कुछ यूपी में भी थे क्या स्तूप? बोले हाँ, कुछ 2-4 हम याद कर लेते हैं। 84,000 थोड़ी ना याद करके बैठेंगे, हालांकि 84,000 अभी मिले भी नहीं है, यह अतिशयोक्ति भी हो सकता है। क्लियर बात है। तो बौद्ध ग्रंथों में ऐसा बोला गया है, और यूपी में कुछ प्रमुख स्तूप हमें दिखाई देते हैं, जैसे धर्मरजिका हो गया, धमेक स्तूप हो गया, चौखंडी स्तूप हो गया। यह कुछ प्रमुख स्तूप हैं जो हमें उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं। मौर्य काल के बारे में बताओ भाई, जब लिखना होगा तो ज्यादा फोकस कहां रखना है? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता देना है, फिर अशोक पर ज्यादा फोकस रखते हुए हमें अपने उत्तर को लिखना है। क्लियर बात है। फिर आप इस तरीके का मैप बना करके, जैसे दिल्ली मेरठ का अभिलेख बता दिया, सारनाथ स्तंभ, अहरौरा रानी का अभिलेख, सोहगौरा, ये आप कुछ दिखा दोगे ना मैप पर, तो पता चल जाएगा भाई। चेक करने वाले को भी यहाँ से चीजें पता चल जाती है, हाँ चलो उसको लोकेशन की भी जानकारी है ना। और दूसरा, यूपी का मैप बनाकर दिखाओगे तो यूपी सेंट्रिक थोड़ा आंसर और आपका बेहतरीन हो जाता है। फिर मौर्य काल से आगे निकले तो मौर्योत्तर काल पर आए। देखो मौर्योत्तर काल ही हमने पढ़ रखा है कि वही काल है जहां पर पहली बार विदेशियों का आगमन होगा हमारे भारत में। अब विदेशियों का आगमन भारत में हो रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश यहाँ से अछूता रह जाएगा? बोले बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो फिर चलो देखते हैं, यहाँ पर हमें अगर लिखना होगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो क्या क्या लिखेंगे मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले बताएंगे जो अयोध्या लेख है, यहां से हमें सबसे पहले जानकारी मिली जब मौर्य काल का पतन हुआ। तो मौर्य काल के पतन के बाद में एक तो पैरेलल में उस क्षेत्र में शुंग और कणों का उदय होता है ना। शुंग वंश आता है, पहले पुष्यभूत शुंग आता है, पुष्यमित्र शुंग, और फिर आपका कणों आता है। तो यह वंश आपका दिखाई देगा। दूसरा क्या है? दूसरा विदेशियों का आगमन भी हो रहा है। तो यह भारत, आप जानते हैं भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा होती है, उत्तर पश्चिमी सीमा से आपका भारत में एंट्री करेंगे विदेशी। और इसमें भी क्रम आपको पीछे समझाया था जब प्री की क्लास हमने की थी। तो इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बाद में आपका शक, फिर कौन आया था भाई? फिर आपके पहलव आए थे, फिर आपके कुषाण आए थे। तो यह चारों हमने पढ़े थे कि चार जो विदेशी आए जिनका आगमन हुआ मौर्योत्तर काल में, तो यह भी हमें यहीं पर दिखाई देगा। अब हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहाँ रह करके चीजें देखनी है भाई। तो सबसे पहले हमने बताया कि अयोध्या लेख है। अयोध्या लेख से हमें जानकारी मिली कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यहाँ पर दो अश्वमेध कराए गए। अब इस अश्वमेध में ही जो आपके पुरोहित थे, पुरोहित कौन बने थे भाई? पुरोहित थे पतंजलि। देखो यहाँ कहानी बता दें, पतंजलि के द्वारा एक पुस्तक आप पढ़ते हैं, महाभाष्य पढ़ते हैं ना। तो महाभाष्य में सबसे पहले यह जानकारी हमें मिलती है कि जब यह इंडो ग्रीक आते हैं, इंडो ग्रीक आक्रमण करते हैं, तो जो साकेत है ना, आज के समय जो अयोध्या जानते हो ना, पहले के समय उसका नाम साकेत हुआ करता था। तो इंडो ग्रीक के द्वारा साकेत का घेराव कर लिया गया था। यह जानकारी हमें पतंजलि की महाभाष्य से मिल जाती है। साथ ही अयोध्या लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, यह पता चल गया। तो मौर्योत्तर काल की शुरुआत हमने यहां से, देखो जब भी लिखना होगा तो हम ऐसे ही शुरू करेंगे। फिर हम इंडो ग्रीक पर आते हैं। तो यहां जब जानकारी मिली कि इंडो ग्रीक के द्वारा अयोध्या का घेराव किया गया होगा, फिर पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश है, इनके द्वारा क्या विरोध नहीं किया गया होगा? बिल्कुल किया गया होगा। तो शुरुआती जो इंडो ग्रीक शासक होते हैं, इनको खदेड़ा गया होगा बाहर की ओर। हाँ भाई, तो इनको खदेड़ा गया। और शुरुआत में आप देखोगे इंडो ग्रीक, शक और पहलव, इन्होंने जो अपना शासन किया है वह उत्तर पश्चिमी सीमा पर रहकर ही किया है। क्लियर बात है।
तो हम बताएंगे कि इंडो ग्रीक शक और पहलो, यह जानकारी रखिएगा, तो इंडो ग्रीक शक और पहलो इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर रहकर ही, वहां ही सियालकोट जगह थी, यहां से ही अपने शासन को, सियालकोट को ही राजधानी बनाते हुए यहीं से शासन किया। फिर मथुरा पर अधिकार भी किया गया इंडो ग्रीक के द्वारा, और साकेत का देखो घेराव किया गया, यह तो पीछे आपको समझा दिया। और मिनांडर के साम्राज्य में जब मिनांडर ने शासन किया, इंडो ग्रीक का अंतिम सबसे प्रसिद्ध शासक था, सबसे ताकतवर शासक था, इसने मथुरा को भी अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। हालांकि इसको भी खदेड़ दिया गया था, और खदेड़ते हुए यह उत्तर पश्चिम में रहकर ही शासन कर रहा था, लेकिन मथुरा तक क्या था, इसके साम्राज्य की सीमा फैली हुई थी। क्लियर बात है। फिर आगे बढ़े तो इंडो ग्रीक और शक पहलो ज्यादा कुछ लिखने को है नहीं। अब कुषाणों के बारे में थोड़ा सा ज्यादा लिखने को है आपके पास यहाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि कुषाणों के संस्थापक के स्तर पर जब आप जाओगे तो आप कुजल कुटफिसस के बारे में जानते हैं कि यह संस्थापक रहा। क्लियर। लेकिन विम कटफिसस के बारे में आप बताओगे कि कुजुल कटफिसस जो है अभी उत्तर पश्चिम सीमा तक ही थे, लेकिन जब विम कटफिसस आएगा तो यह गंगा घाटी का जो क्षेत्र है यहां तक अपने राज्य का विस्तार करेगा। और यह कुषाण जानते हो ना, कबीलाई हुआ करते थे, मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे, और एंट्री मारेंगे जैसे ही भारत में, तो विम कटफिसस जो है यह गंगा घाटी तक अपने राज्य का विस्तार कर देगा। और सबसे जो प्रतापी शासक हुआ कुषाणों का, वो कनिष्क हुआ। कनिष्क के द्वारा उत्तर प्रदेश में अपने भूभाग का विस्तार किया जाएगा, यानी कि इसका शासन जो है उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों तक फैलेगा। अब बोलेगे हम मानेंगे नहीं, कि ऐसे कैसे मान जाए भाई कि कनिष्क का शासन जो है उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े भूभाग तक फैल चुका था। तो उसके देखो दो प्रमाण हैं। कैसे? पहला है साकेत और कौशाम्बी से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं। बताओ भाई, साकेत और कौशाम्बी से अगर अभिलेख मिल रहा है कनिष्क का, तो आप बताओगे ना किसी भी शासक का अगर अभिलेख कहीं पाया जा रहा है, इससे एक संभवतः अनुमान लगाया जा सकता है ना कि यहां तक उसके राज्य की सीमा रही होगी। तो इसी संदर्भ में इतिहासकारों के द्वारा भी अनुमान लगाया जाएगा कि साकेत और कौशाम्बी से अगर अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं तो यह भी कनिष्क की सीमा के अंतर्गत आता होगा, और यहां तक कनिष्क का शासन रहता होगा। क्लियर बात है। और मथुरा इसके समय कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन चुका था। जब आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे तो हम मूर्ति कला का विकास जब वहां देखेंगे तो वहां जानेंगे कि कुषाणों के समय मूर्ति कला की एक शैली मथुरा शैली का भी विकास हुआ है, गांधार शैली के अंतर्गत साथ सॉरी। ठीक है। तो गांधार शैली और मथुरा शैली दो प्रमुख शैलियां जब हम देखते हैं तो वहां मथुरा शैली पढ़ेंगे। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। जब कला और संस्कृति में हम लोग अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे ना, या हम लोग देखेंगे ना यहाँ टॉपिक्स, तो वहां उसको देख लेंगे। यहाँ खाली जानना है, साथ साथ इसी आधार पर यहाँ पॉइंट यह दिया हुआ है कि मथुरा जो है कला और संस्कृति का यहाँ प्रमुख केंद्र बन चुका था कनिष्क के समय। क्लियर बात है। तो यह मौर्योत्तर काल भी हमने समझ लिया। उत्तर प्रदेश के बारे में जो चीजें हमें डालनी है अपने आंसर में, वह क्या क्या शामिल करना है, यह समझ में आ गया होगा। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गुप्त काल के बारे में समझते हैं भाई। देखो, गुप्त काल के बारे में अगर लिखना है तो आप बताओगे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एकता स्थापित हो जाती है दोबारा से। समझिए यहां पर भाई, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक देखो मौर्यों के समय राजनीतिक एकता स्थापित हो चुकी थी, लेकिन वह क्षेत्र कौन सा था, वह बिहार का क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन फिर से जब मौर्योत्तर काल आएगा तो विदेशियों का आक्रमण होगा, तो वहां सत्ता दूसरे तरीके से चलेगी। क्लियर बात है। अब दोबारा से जब गुप्त काल आएगा तो गुप्त काल में राजनीतिक एकता पुनः स्थापित हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि गुप्तकालीन जो शासक हुए इनका क्षेत्र कौन सा था, जो मध्य देश कहलाता था, ये वर्तमान में प्रयागराज, साकेत अर्थात अयोध्या का, दूसरा मगध का भी कुछ क्षेत्र हुआ करता था जो चंद्रगुप्त प्रथम का क्षेत्र हुआ करता था। क्लियर बात है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्तों के संस्थापक थे, और इनका क्षेत्र हमें समझ में आया। तो यहीं से हमको बताना है कि यूपी में राजनीतिक एकता यहां से स्थापित हो जाएगी। फिर अगला शासक है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख दिखाई देता है। प्रयाग मतलब जो प्रयागराज है, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में, तो प्रयाग में इनकी प्रशस्ति में जो लिखा गया अभिलेख था, और इनके ही दरबारी के द्वारा ही यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा जाता है। यहाँ इनके विजयों का गुणगान मिलता है हमें, यह भी हमें हमारे पास जानकारी है। फिर कुमारगुप्त प्रथम। अब देखो, गुप्तकालीन जो शासक हुए सभी शासक नहीं पढ़ने हैं, वह प्रमुख शासक यहाँ पर आपको मैं बताया दे रहा हूं जो आपको शामिल करने चाहिए, जो आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो जिनसे घटनाक्रम कुछ संबंधित है। जैसे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जब जानोगे तो यहाँ बताना है आपको गढ़वा अभिलेख के बारे में। गढ़वा अभिलेख कहाँ पर है, तो प्रयागराज में वर्तमान में ही मौजूद है, और इसमें पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा परम भागवत की उपाधि ली गई है। ठीक है। और फिर गुप्तों का अंतिम प्रतापी जो राजा हुआ, जो शासक हुआ, स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त के बारे में आप क्या पढ़ते हो, प्रीलिम्स के स्तर पर तो पढ़ते हो ना, भीतरी स्तंभ लेख पढ़ते हो ना।
अब भीतरी स्तंभ लेख में क्या जानते हो, इसमें हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। क्लियर बात है, तो इसको मेंस में भी अपने लिखना है। कैसे लिखना है भाई, जो भीतरी स्तंभ लेख है यह हमारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मौजूद है। तो इतनी जानकारी है आपको तो बता दिया भाई, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ यह अभिलेख है, यह स्तंभ लेख है। तो क्लियर तरीके से बताना है भीतरी स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण की चर्चा है। दूसरी बात है कि भीतरी स्तंभ लेख पे आपको धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रमाण मिलता है। कैसे, यह जानते हैं ना आप कि गुप्तों के समय ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया गया था। अब ब्राह्मण धर्म में संरक्षण है और उसके साथ अगर भीतरी स्तंभ लेख से यह पता चले कि 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा के निर्माण का इसमें उल्लेख किया गया है, तो जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई जा रही, इसका मतलब वहां धार्मिक सहिष्णुता उस समय मौजूद रही होगी। तो इसी कारण से हमें यह अपने पॉइंट्स में शामिल करना चाहिए। इसके बाद जब स्तंभ स्कंदगुप्त खत्म होगा, स्तंभ स्कंदगुप्त जाएगा मतलब, तो साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाएगा। गुप्तों के साम्राज्य का भी यहाँ से विघटन शुरू होगा और सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हो जाता है और सामंतवादी शासन का शुरुआत यहाँ से हो जाएगा। अब आते हैं भाई, गुप्त काल खत्म हुआ तो गुप्तोत्तर में, गुप्तोत्तर में जो अपने लिए जानने वाली चीज है ना, तो गुप्तोत्तर में देखो अभी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या पढ़ना चाहिए। देखो जब गुप्तों का पतन होगा तो उसके बाद आपका विकेंद्रीकृत राज्य आ जाएगा। तो विकेंद्रीकृत राज्य आपका मतलब समझ रहे हो ना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। कोई एक मजबूत जैसे गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य जैसा संगठित कोई राज्य हमारे सामने नहीं रहेगा। लेकिन इसी संदर्भ में जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा होगा तो दो वंश आपको प्रमुख रूप से दिखाई देंगे, एक आपका मौखरी वंश, दूसरा आपका पुष्यभूत वंश। तो देखो समझो यहाँ पर जो कन्नौज का क्षेत्र है, कन्नौज का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मौजूद है, यहाँ आपका पुष्यभूत वंश दिखाई देगा। और जो थानेश्वर का क्षेत्र है, थानेश्वर के क्षेत्र में आपका, सॉरी मैंने देखो उल्टा बोल दिया, तो कन्नौज का क्षेत्र है यहाँ आपका मौखरी वंश दिखाई देगा और जो थानेश्वर का क्षेत्र है यहाँ आपका पुष्यभूत वंश दिखाई देगा। समझते हैं, अभी कहानी से सुन लोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे सारे तथ्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब लिखने को आएगा। देखो मौखरी जो वंश के शासक थे, इनकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। अब होता क्या है, मौखरी वंश का शासक था उस समय ग्रहवर्मा। ठीक है, समझना कहानी, जो पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं सबको समझ में आ जाएगा। अभी मौखरी वंश का शासक था ग्रहवर्मा। अब ग्रहवर्मा का विवाद रहता था किससे, देवगुप्त के साथ। देवगुप्त उस समय मालवा का शासक हुआ करता था, दोनों में भैया टकराव था। तो मौखरी वंश का राजा हुआ ग्रहवर्मा और मालवा राजा हुआ देवगुप्त। इन दोनों की बढ़िया लड़ाई चलती थी और देवगुप्त के द्वारा हत्या कर दी जाती है ग्रहवर्मा की। अब ग्रहवर्मा की विवाह जानते हो किसके साथ हुआ होता है, तो बताया ना, दूसरा मौखरी वंश के साथ में थानेश्वर से ही एक वंश का शासन था, किसका, पुष्यभूत का। पुष्यभूत वंश जो था इसका शासक प्रभाकर वर्धन था। अब प्रभाकर वर्धन के ही दो पुत्र हुए आपके, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में तो आप सभी जानते हो। तो प्रभाकर वर्धन के ही दो पुत्र हुए भैया, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और पुत्री थी राजश्री। और जो पुत्री थी ना राजश्री, यानी कि हर्षवर्धन की बहन, इनका ही विवाह किसके साथ होता है, इनका ही विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ हो जाता है। अब ग्रहवर्मा की जब हत्या कर दी जाएगी देवगुप्त के द्वारा, तो राजश्री भैया कहां जाएंगे, अपने भाइयों के पास जाएंगे। अब इनका भाई जो प्रभाकर वर्धन आता है और देवगुप्त की हत्या करता है, हालांकि आगे प्रभाकर जो राज्यवर्धन था उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। तो हर्षवर्धन के बड़े भाई की भी हत्या कर दी जाएगी शशांक के द्वारा। यही देखो सारे यही तथ्य दिए हुए, लेकिन कहानी समझना। तो जब बड़े भैया मार दिए जाएंगे तो फिर हर्षवर्धन आता है, प्रण लेता है कि अब मैं समूल नाश कर दूंगा इनका। तो अब हर्षवर्धन आएगा और फिर इसके सामने कोई नहीं खड़ा हो पाता है और यही कन्नौज से अपना शासन करेगा। कन्नौज सत्ता का केंद्र यहां से बन जाता है। कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए गुप्तोत्तर काल में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि यहाँ सत्ता का केंद्र ही बन चुका है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कन्नौज। क्लियर। अब कन्नौज में भैया हर्षवर्धन यहाँ रह करके 30 सालों तक शांतिपूर्वक शासन करता है, कोई बोलता नहीं है इसके आगे। इसके बाद ही आगे असली संघर्ष शुरू होगा जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, चूंकि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। हर्षवर्धन मतलब मरता है जब। तो अब हर्षवर्धन के समय अगर आप लिखोगे, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए ना, कि इसके समय दो प्रमुख महासभाओं का आयोजन किया जाता था। और वो महासभाएं आयोजित कहां हुई, पहली देखो कन्नौज में हुई जहां पर रहकर वह शासन करता था। दूसरा प्रयागराज में, जो वर्तमान में प्रयागराज है, संगम स्थल पर यह 5 वर्षों पर, प्रति 5 वर्षों पर धार्मिक अनुष्ठान करता था। याद रखना आप, उसे ही महामोक्ष परिषद कहा जाता था और यह जानकारी हमें ह्वेनसांग के द्वारा दी गई है। अब देखो कन्नौज में ह्वेनसांग के सम्मान में ही आपका यह धर्म सभा या महासभा का आयोजन किया गया। पहला तो हमें यह समझ में आया। दूसरा, प्रयागराज में देखो हर 5 साल पे जो धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था, इसे ही महामोक्ष परिषद कहा जाता है। क्लियर बात है। तो हर्षवर्धन के बारे में इतनी जानकारी रखना। और राजधानी कन्नौज थी, तो आप बताओगे कि जैसे
एक समय में आपको बताना है कि पटना या राजगृह का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो नगरों का विकास हुआ था, वैसे ही उस समय उत्तर प्रदेश में कन्नौज को उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश नहीं यहाँ उत्तर भारत समझ लो, उत्तर भारत का प्रमुख नगर माना जाता था। एक तो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था यह, दूसरा देखो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, तीसरा राजनीतिक सत्ता का यहीं पर केंद्र मौजूद था, चूंकि जिसे आप हम मौखरी वंश या पुष्यभूत वंश जो भी कह लो आप। क्लियर? तो अब गुप्तोत्तर वंश के बारे में उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है समझ में आ गया होगा आपको। अब हर्षवर्धन की देखो यहां से भैया मृत्यु होगी, और चूंकि उस समय तक कन्नौज का प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी के बाद हमें दिखाई देगा त्रिपक्षी संघर्ष। त्रिपक्षी संघर्ष जानते हो, तीन पक्षों पर, तीन फ्रंटों पर लड़ाई हो रही होती है। कैसे? यहाँ मैप से समझ लो, देखो एक तो गुर्जर प्रतिहार, दूसरा आपका बंगाल के पाल, तीसरा आपका साउथ से राष्ट्रकूट। तो तीन आपके लड़ रहे होते हैं भैया, और लड़ किसके लिए रहे होते हैं? लड़ रहे होते हैं इस उत्तर प्रदेश में मौजूद कन्नौज के लिए, इस दोआब क्षेत्र के लिए। जितनी लड़ाइयां हुई भैया वो दोआब क्षेत्र के लिए ही आप जानते हैं प्रमुख रूप से हुई। दूसरा एक प्रतीकात्मक महत्व था कि यहाँ जो बैठेगा यहाँ की गद्दी पर वह चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। तो एक तो ये भी अलग होड़ थी, तो इसी में लड़ाई होती है तीनों की, उसे ही त्रिपक्षी संघर्ष के रूप में जाना जाता है। पालों की, गुर्जर प्रतिहारों की और राष्ट्रकूटों की लड़ाई होती है, और उसमें अंततः गुर्जर प्रतिहार विजयी रहते हैं, और जिसमें इनका प्रमुख जो सबसे प्रतापी राजा हुआ मिहिर भोज, और वही अंतिम रूप से विजयी होता है। तो गुर्जर प्रतिहार अगर पूछा जाए अंतिम रूप से विजय किसकी हुई, तो गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई। और जैसे ही प्रतिहारों का पराभव होगा, जैसे ही प्रतिहारों का पराभव होगा, तो आप बताओगे तो दो प्रमुख रूप से वंश आगे और दिखाई देंगे। एक गढ़वाल वंश दिखाई देता है, दूसरा बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपके चंदेल वंश दिखाई देते हैं। ठीक है? और यही जो गढ़वाल वंश था, इसी का शासक है जयचंद। जब मध्यकाल में आप एंट्री मारते हो यहां से, तो मध्यकाल में आपका यही जयचंद है जो आपका मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित किया जाता है। क्लियर बात है? तो मध्यकाल में आप यहां से देखो एंट्री कर चुके हैं। एंशिएंट, आप जो एंशिएंट पेपर 1 में पढ़ते हो, यहां आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश के संबंध में जब एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन करना है, तो किन किन घटनाओं पर, किन किन बिंदुओं पर हमें ज्यादा फोकस रखना है। कोशिश की है मैंने कि वही की पॉइंट्स आपको दिए जाएं जो आपको अपने उत्तर में पेपर 5 के संदर्भ में जब आप पेपर लिखिएगा, अपना आंसर लिखिएगा, तो उन्हें शामिल जरूर करना है। ठीक है? और अगर चीजें पसंद आया करें तो शेयर वेयर कर लिया करो यार दोस्तों के बीच, अगर थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो मत किया करो, है ना? चलो फिर आगे देखें। आगे देखते हैं अब मध्यकाल में आप बोलोगे सल्तनत काल। देखो यार, सल्तनत काल ऐसे ही सुन लो। सल्तनत काल में आप प्रमुख रूप से जानते हो कि सल्तनत काल में सत्ता का केंद्र किसे बनाया गया था? दिल्ली था। दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। वहां अगर आपको कुछ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में घटनाएं दिखेंगी ना, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही जौनपुर आपका दिखाई देगा। जौनपुर आपका स्वतंत्र रूप से एक साम्राज्य जो दिखाई देता है, और उसे सिराजे हिंद भी बोला जाता है। अटाला मस्जिद वगैरह के रूप में कुछ स्थापत्य भी दिखाई देगा वहां पर। यह कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं जो जौनपुर के संदर्भ में दिखाई देंगी। हो सकता है अलग से आपसे जौनपुर पर यदि प्रश्न भी बनाया जाएगा तो जौनपुर वाले टॉपिक को भी कवर कर देंगे। लेकिन इसके बाद दिल्ली सल्तनत में ही आपका जब लोधी वंश आता है, लोधी वंश में सिकंदर लोधी के द्वारा जौनपुर को दोबारा से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जौनपुर का हो जाता है अंत। क्लियर बात है? और फिर सिकंदर लोधी के बाद ही अंतिम लोधी वंश का शासक होता है इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी, और साथ ही आप जानते हैं कि सिकंदर लोधी के द्वारा ही आगरा की स्थापना की गई थी। ये तो बेसिक से पॉइंट्स है ना, जो बेसिक से फैक्ट्स हैं, इतने तो तैयार आपको होने ही चाहिए। तो सिकंदर लोधी के द्वारा जब आगरा की स्थापना की गई, और इसी समय अंतिम लोधियों का शासक हुआ इब्राहिम लोधी। इसी इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा पानीपत के युद्ध में बाबर। तो यहां से एंट्री होती है बाबर की। और उत्तर प्रदेश और मुगल काल, उत्तर प्रदेश में मुगल काल या कुछ भी मुगल काल के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड उत्तर प्रदेश का कोई प्रश्न आता है, तो अब देखो कैसे जोड़ते हुए करेंगे हम। तो देखो आगरा में ही इस समय इब्राहिम लोधी बैठा होता है, तो बाबर आएगा जब पराजित करेगा, तो सत्ता को केंद्र कहां बनाएगा? आगरा में ही बनाएगा। तो इसीलिए बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा और आगरा को प्रमुख केंद्र बनाएगा। समझ में आया? और फिर बाबर के समय अभी 4 युद्ध उसने लड़े ही होते हैं, है ना? आप सारे युद्ध पढ़ते हो, पानीपत का, खानवा, है ना? सारे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? घाघरा वगैरह। फिर अफगानों से लड़ते हुए खत्म हो जाता है। वो सारे युद्ध तो जीतता है, लेकिन अंत में वो अफगानों को पूरी तरीके से पराजित नहीं कर पाता है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे बेचारे हुमायूं को। हालांकि बेचारा नहीं है, लेकिन हुमायूं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इनको मारेगा कौन? शेरशाह सूरी, वह भी अफगान हुआ करता था। तो पहले 1539 के चौसा में, लेकिन हमें यहाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, तो यहाँ बिलग्राम का युद्ध बताना है। 1540 का जो बिलग्राम का युद्ध हुआ, यहाँ अंतिम रूप से निर्णायक हुआ। यहाँ से भगाएगा हुमायूं, भाग कर जाएगा और 15 साल तक बाहर रहेगा। फिर दोबारा से एंट्री मारता है
है ना, दोबारा से एंट्री मारेगा और फिर शासन करेगा, जब शेरशाह वगैरह की मृत्यु भी तब तक हो चुकी होगी। तो शेरशाह 40 में भगा देगा, फिर 5 सालों तक बढ़िया से शेरशाह के द्वारा भी एक एक करके राज्य जीते जाएंगे। और उसी संदर्भ में एक घटना होती है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। कौन सी? जब 1545 में कालिंजर का किला जीतने जाते हैं ये, और कालिंजर की दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि गोला मारते हैं वहां, और गोला पलट करके वापस इनके टेंट पर गिरता है आकर के तंबू पर, तो वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु वहां नहीं होती, हालांकि वहां इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसी के बाद से ही मर जाता है। क्लियर? तो कालिंजर के किला पर जो घटना हुई, और कालिंजर का किला कहाँ है भैया? यह तो अपने उत्तर प्रदेश में है, बांदा में मौजूद है। क्लियर बात है? तो उस पर आक्रमण करते हुए ही शेरशाह सूरी मारा जाता है। तो हुमायूं के संदर्भ में इतनी हमें घटना पता चली। और बिलग्राम भी आप जानते हैं कहां पर है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है यह वर्तमान में, और यह उत्तर प्रदेश में ही है। तो दो घटनाएं आपकी हुमायूं से जुड़ी हुई जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इनको जरूर शामिल करना जब भी मुगल काल के संदर्भ में यूपी से संबंधित कोई प्रश्न आए लिखना हो। फिर अकबर पर आते हैं भाई। अकबर के बारे में आप बताओगे, सबसे पहले तो बताना है कि इलाहाबाद की स्थापना ही अकबर के द्वारा की गई थी, और फतेहपुर नगर का निर्माण किया गया था। आप जानते हैं ना कि यहीं पर सूफी संत हुए सलीम चिश्ती, और सूफी संत सलीम चिश्ती के पास ही जाते हैं, फिर इनका पुत्र होता है सलीम, और उसी के बाद से उन्हीं को एक तरीके से ट्रिब्यूट देते हुए फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण कराया जाता है। आगे फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में भी परिवर्तित कर दिया जाएगा अकबर के द्वारा, और वहां अंततः पानी की कमी हो जाती है, फिर ये अपनी राजधानी बदलते हैं और लाहौर ले जाएंगे, और लाहौर के बाद फिर से दोबारा अपनी राजधानी अंतिम समय में क्या हो जाती है, आगरा कर देते हैं। तो अकबर के समय ही ऐसे राजधानी परिवर्तन भी हुआ है, यह भी याद रखना है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण कराया गया था और इलाहाबाद शहर की स्थापना की गई थी। दोनों ही उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। दूसरा, फिर एक घटना पढ़ते हो, नवरत्न इनके दरबार में हुआ करते थे। बोले हाँ, इसमें से क्या कोई नवरत्न ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? बोले दो नवरत्न ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ था। पहले हमारे बीरबल हैं, दूसरे टोडरमल हैं। बीरबल का जन्म देखो जालौन में हुआ है, टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ है। क्लियर बात है? और आगरा का जो किला है इसका निर्माण भी अकबर के द्वारा ही कराया गया है। फिर आते हैं भाई जहांगीर पर। देखो, जहांगीर के बारे में यह जानना है कि जो आगरा का किला है, यहीं पर एक न्याय की जंजीर लगाई जाती थी, और न्याय की जंजीर के माध्यम से लोग जैसे आते थे और गुहार, न्याय की गुहार लगाते थे। तो यह न्याय करता था जहांगीर खड़ा होकर के वहां पर। तो यह कहां पर लगी हुई है? आगरे के किले में लगी गई है, और किसके द्वारा लगाई गई है? जहांगीर के द्वारा लगाई गई है। अब आप समझ रहे हैं कि जो वही बातें यहाँ पर केवल लिखी गई हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। भाई ध्यान रखना आप ये चीज। बाकी जहांगीर ने बहुत सारे काम किए, मत सोचना कि यहाँ उनको सबको शामिल कर दिया जाए। जैसे आप अब ये बता ही सकते हो ना, जहांगीर के समय आपका स्वर्णकाल किसका था भाई? चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय बोला जाता था? जहांगीर के। अब शाहजहां आओगे तो स्थापत्य का स्वर्णकाल बोला जाता था। ये सब चीजें तो आप पेपर 1 में इनको लिखना है। पेपर 5 में आपको क्या लिखना है? तो यही पॉइंट्स आपको पेपर 5 में डालने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है? तो चलो फिर आगे देखते हैं। तो शाहजहां, अब शाहजहां बढ़े तो शाहजहां के काल में आप देखोगे कि कट्टरपंथी नीतियों को यह भी अनुपालन करेगा, लेकिन कुछ नीतियां इसकी ऐसी रही जो धार्मिक सहिष्णु वाली रही। उस संदर्भ में पहली देखेंगे तो कविंद्राचार्य, जब कविंद्राचार्य इनके दरबार में आते हैं तो शाहजहां के द्वारा ही, और यह पीसीएस की, यूपी पीसीएस का प्री उठाना 2022 का, वहां देखना यह प्रश्न आया हुआ था कविंद्राचार्य को लेकर के, कि नाम दिया गया था कि शाहजहां के दरबार में बनारस से कौन से संत के आग्रह पर ऐसा किया गया था। क्या? इलाहाबाद और बनारस में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था। और देखो इसी प्री के फैक्ट को हम मेंस में अपने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब शाहजहां के बारे में लिखेंगे तो हम यह घटनाक्रम बताएंगे भाई कि इलाहाबाद और बनारस दोनों यूपी के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कविंद्राचार्य के आग्रह पर कैसे यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाता है। तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था तीर्थयात्रियों पर, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। और राजधानी यहाँ पर आगरा से अब दिल्ली। क्लियर बात है? ध्यान रखना, शाहजहां के समय ही राजधानी आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दी जाएगी। यानी कि अब मुगल काल का जो सत्ता का प्रमुख केंद्र हो जाएगा वो यूपी से शिफ्ट हो जाएगा दिल्ली की ओर। यह भी आपको तुरंत बताना है इसमें। फिर औरंगजेब आएंगे तो औरंगजेब जानते हैं कि अपनी कट्टरपंथी और विस्तारवादी नीतियों के कारण ही इसका, चाहे उस समय बुंदेला रहे हो चाहे रुहेला रहे हो, इन सबसे विद्रोह चलता रहता था, है ना, इनसे किसी से बनती नहीं थी। और फिर धीरे धीरे करके जब मुगलों का पतन हो जाएगा, और मुगलों के पतन के बाद आगे फिर हम आधुनिक काल में एंट्री करेंगे, फिर कंपनी वगैरह आएगी, और फिर 57 के विद्रोह के पहले की घटनाएं और बाद की घटनाओं के क्रम में जैसा सिलेबस में हमारे दिया हुआ है उस आधार पर अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी पहले कल्चर का या तो पार्ट देख लेंगे या फिर 57 के विद्रोह से ही आगे कनेक्ट करते हुए चीजें शुरू की जाएं। पहले चलो फिर अब अगर हिस्ट्री एंशिएंट मिडाइवल कर रहे हैं तो सीधे फिर इसी फ्लो में ही चलते हैं।
आगे क्या करेंगे हम मॉडर्न के टॉपिक्स देखेंगे, 57 की विद्रोह और पहले जैसे जो टॉपिक दिया हुआ है ना उसी संदर्भ में टॉपिक बाय टॉपिक, सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को समझते हुए चलेंगे और वही की नोट्स यहाँ पर देते हुए आपको प्रयास किया जाएगा, चीजें समझाई जाए और आपको 2 क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप पर दिए जाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, वहां पर आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है ताकि ये जो आप चीजें समझते हो ना इसको आप लिखना भी तो सीख जाओगे भाई, क्योंकि इसी से जुड़े हुए टॉपिक से जुड़े हुए आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं और वही 2 प्रश्न आपको लिख करके 24 घंटे के अंदर में सभी को वहां पर सबमिट करने होते हैं और फिर बढ़िया से उनका मूल्यांकन होता है। चलो फिर आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।